हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा मेल क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे हम सुपर 30 क्वेश्चन, मतलब दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चन की। दोस्तों देखेंगे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों उनका फुल्ली एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा तुमसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर तुम बाबू वीडियो पे मतलब चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो ठीक लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ठीक है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हिस्ट्री का सुपर 30 क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लगभग बाबू इसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 30 का गुणे दो बाबू। 30 क्वेश्चन का हम लगभग एक्सप्लेनेशन करेंगे काफी अच्छे तरीका से। तुमको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा मनी क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चन, मतलब दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे 30 ऐसे क्वेश्चन के हिस्ट्री के जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं और दोस्तों काफी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से भी वहाँ पे भी एकदम आपको देखने को मिले। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा तुमसे बस ये रिक्वेस्ट है बाबू, यदि आप चैनल पर नया है तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो ठीक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सुपर 30 क्वेश्चन के चैट में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, देखते हैं पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, तुमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध अथवा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके जितने भी इस धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, जितने भी इस धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, उन्होंने क्या कर दिया, इनके दर्शन क्या कर, पहला बात की इनके दर्शन, ठीक है। और पहली बात कि इनका जो दोस्तों क्या था, बौद्ध संघ में प्रवेश करने का नियम था, आचार विचार था, जो इनका आचार विचार था और बौद्ध संघ में प्रवेश करने का जो नियम था, इनको उन्होंने क्या कर दिया, तीन भागों में बांट दिया। तीसरा में रखा था दर्शन, सॉरी सिद्धांत, तीसरा में था दर्शन और पहला में था सिद्धांत। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनके अनुयायियों ने क्या कर दिया, इनके अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध के दर्शन, सिद्धांत और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को तीन भागों में बांट दिया, जिन्हें बाबू इसे ही त्रिपिटक कहा गया, इसे ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे से एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुल कितने पिटक है बाबू, टोटल 3 पिटक है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 3 टुकड़ियां होता है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तुमसे ये तीनों क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा या महात्मा बुद्ध से संबंधित बाबू कुल कितने पिटक हैं, टोटल 3 पिटक हैं। पहला है सूत पिटक, ध्यान दीजिएगा, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। पहला है सूत पिटक, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, दूसरा क्या है, विनय पिटक है, और तीसरा है अभिधम पिटक। तीसरा क्या है, तीसरा अभिधम पिटक है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा अभिधम पिटक है, ये विनय पिटक है और तीसरा अभिधम पिटक है, तीसरा अभिधम पिटक है। अब ये क्वेश्चन तीनों तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुल कितने पिटक हैं, तीनों पिटक का नाम लिखिए। या त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके दोस्तों अनुयायियों ने उनके दर्शन, सिद्धांत और बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम को 3 वर्गों में रख दिया, अर्थात 3 टोकरियों में बांट दिया, जिसे त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। दोस्तों इसका सीधा संबंध महात्मा बुद्ध से है। पहला सूत पिटक है, 100 से सूत, 100 से इसमें सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम का उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक में इनके दर्शन का उल्लेख किया, यही त्रिपिटक हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार दोस्तों कब कर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली व्यापारिक कंपनी कौन थी। व्यापारिक कंपनी भारत के साथ सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने वाली कंपनी बाबू कौन सी थी, वो पुर्तगाली कंपनी थी। कौन थी, पुर्तगाली कंपनी थी। बाबू क्या किया, पुर्तगालियों का एक गवर्नर था, उसका नाम था, पुर्तगालियों का एक गवर्नर था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्या नाम था उसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, तुमसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के साथ सर्वप्रथम किस देश ने व्यापारिक संबंध दोस्तों स्थापित किया था। तो भारत के साथ सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। अब भारत की खोज अर्थात भारत के लिए एक नए समुद्री मार्गों की खोज, हम तुमसे ये बताना चाहते हैं, भारत पहले से था और अरबों के साथ उसका व्यापार चलता था। हम यहाँ बात करें भारत के लिए एक नए समुद्री मार्गों की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है बाबू, वो वास्को डिगामा को दिया जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा को दिया जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 20 मई 1458 को आया था, 1498 को आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1961 में 1961 में हमने क्या कर लिया, पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करा लिया। अब ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कई बार पूछा हुआ है कि पुर्तगालियों से गोवा को किस वर्ष आजाद करा लिया गया था। तो बाबू पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में आजाद करा लिया गया था, और बाबू 1987 में ये गोवा भारत का राज्य बन गया। 1987 में गोवा भारत का राज्य बन गया। अब ऐसा भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तुम्हारे हिस्ट्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी 1510 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1510 ईस्वी वाला क्वेश्चन। बाकी 1961, 1987, 1961 में हमने क्या किया था, पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया था, और 1987 में हमने भारत का राज्य बना दिया था। आज इसकी राजधानी कहाँ है, पणजी है। ध्यान दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब भारत के साथ सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने किया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वास्को डिगामा को दिया जाता है। 20 मई 1498 को भारत आया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। मतलब क्वेश्चन जैसा भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है इससे मतलब है, तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ध्यान दीजिएगा, 1857 के जो विद्रोह था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जिन्होंने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने दिया था। वीडी सावरकर ने दिया था। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, पूछने की 110% संभावना है। वीडी सावरकर ने दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन किन क्षेत्रों से किसने किसने किया था, हम यहाँ बता दे रहे हैं, बताने का पूरा प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कौन कहाँ से किया था, तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ कहाँ से किया गया था, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। ब से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह, ठीक है। पहला क्या, तो ब से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह, यहाँ लिख देते हैं। पहला में नेतृत्व कहाँ कहाँ से किसने किया था, तो बिहार से किसने किया था, ये तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 नंबर में अवध कह देगा, अवध से किसने किया था, वही तुमसे पूछा हुआ है। 3 नंबर में कह देगा लखनऊ, लखनऊ मतलब एक में कर सकते थे, लेकिन अलग अलग लिख दे रहे हैं ताकि तुमको भी समझ में आ जाए। लखनऊ से 1857 की क्रांति का किसने किया था नेतृत्व, वो लिख लेंगे, ठीक है। और 4 नंबर में देख लेते हैं इलाहाबाद से किसने किया था। 4 नंबर, इलाहाबाद से किसने किया था, इलाहाबाद से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, ठीक है। 6 नंबर में देख लेते हैं कानपुर से किसने किया था, कानपुर से किसने किया था। और 7 नंबर में जो काफी फेमस है, झांसी से किसने किया था, झांसी से किसने किया था। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन किन क्षेत्रों से किसने किसने किया था, तो व से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह, बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था, बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। अवध से बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। और बाबू लखनऊ से भी इन्होंने ही किया था, ध्यान दीजिएगा।
इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था। ठीक है। दिल्ली से मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बाबू इन्होंने दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर, जिन्हें हुमायूं के बहादुर शाह जफर जिन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके इनको रंगून म्यांमार भेज दिया गया, और जहां इनकी मृत्यु बाबू 1862 में हो गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछेगा कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अब भारत के अंतिम मुगल बादशाह को कहाँ निर्वासित कर देश निकाला, मतलब अपने देश से उसको बाहर कर दिया गया था, किस जगह पे? रंगून के लिए। कहाँ पे? रंगून के लिए म्यांमार। रंगून के लिए म्यांमार में है। रंगून के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है। किस मकबरे से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब थे। और झांसी से सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ठीक है। तो मतलब ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे भर भर के पूछा हुआ। अवध वाला पूछ रहा है, अवध या लखनऊ, बेगम हजरत महल हो जाएगा। अवध या लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएगा। अब आपको 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं बटालियन का सिपाही था मंगल पांडे। ये शहीद हो, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1857 के आसपास में सैनिकों में ऐसी अफवाह फैल गई। क्या हो गई? सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में ऐसी अफवाह फैल गई कि जो अंग्रेज ब्राउन बेस, ये राइफल का नाम है। ब्राउन बेस, ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन बेस राइफल का नाम है, जो पहले से प्रयोग में चली आ रही थी। अंग्रेज भारतीयों को ये वाला राइफल दे रहे थे। ऐसा हल्ला हो गया कि ब्राउन बेस के स्थान पर क्या किया है अंग्रेजों ने? भारतीय सैनिकों को एनफील्ड नामक राइफल प्रयोग में दिया है। एनफील्ड नामक राइफल प्रयोग में दे दिया है। और बाबू इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, ऐसा अफवाह फैल गया, उस कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना आक्रोश की भावना काफी क्या हो गई? फैल गई। इन्होंने, अब इसमें हिंदू भी थे, इसमें थे मुस्लिम भी, इनको लगा किसी न किसी तरह अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब तुमसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चर्बी वाला कारतूस, मतलब 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक रीजन था, तत्कालिक कारण क्या था बाबू? तत्कालिक कारण कौन था? चर्बी वाला कारतूस था। मतलब यही था चर्बी वाला कारतूस। ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एनफील्ड नामक राइफल प्रयोग में दे दिया था। ऐसा हल्ला हो गया कि उस कारतूस के ऊपर चर्बी वाला कारतूस, चर्बी का लेप लगा हुआ है। ठीक है। ऐसा अफवाह फैल गया, भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना फैली और भाई साहब विद्रोह हो गया। यही था मेन रीजन। ठीक है। और ये बाबू 10 मई को हो गया। कब हो गया? 10 मई को हो गया। 10 मई को हो गया, लेकिन होना कब था? सुनियोजित तिथि कब थी? 31 मई को। होनी कब थी? 31 मई को। प्लान कब बना था? 31 मई को। हो कब गया? 10 मई को। मतलब समय से पहले हो जाना, तैयारी भी नहीं था, तो ये क्या हो गया? ये मतलब एक तरह से ये अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन क्रांति इतनी भयानक थी कि अंग्रेजों को लग गया कि अब भारतीय मानने वाले नहीं है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से क्या हुआ? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसका व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट लंदन से करने लगी। ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछा 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। तिथि कब निर्धारित की गई थी? 31 मई को। हो कब गया? 10 मई को। तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाला कारतूस है। ब्राउन बेस के स्थान पर अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक को कौन सा राइफल दिया था? एनफील्ड नामक राइफल प्रयोग में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू साम्राज्य इसको माना जाता है बाबू। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है। इसमें से पहला था संगम वंश। मतलब जैसे मगध साम्राज्य हो गया, हर्यक वंश हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य में को टोटल 4 वंशों ने राज किया था। पहला संगम वंश, दूसरा सालुओ वंश। कौन सा? सालुओ वंश। तीसरा तुलुओ वंश।
तुलुओ वंश, चौथा अराविडु वंश, चौथा अराविडु वंश, चौथा अराविडु वंश। ये 4 गो वंश था। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 में किया गया था। संगम वंश से संबंधित 2 भाई थे, उनका नाम था हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का था, मतलब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, जो संगम वंश से संबंधित हैं। और बाबू, विजयनगर साम्राज्य की सबसे पावरफुल जो राजा था, सबसे शक्तिशाली जो राजा था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय था। इनकी पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी पुस्तक कृष्णदेव राय की है? तो आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक कृष्णदेव राय की है। आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक कृष्णदेव राय की है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तेलुगु भाषा में, किस भाषा में? तेलुगु भाषा में है, क्योंकि अब इनके शासनकाल में साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुआ, इसलिए इन्हें कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का गोल्डन एज कहा जाता है। ये भी तेलुगु भाषा में ही था, ध्यान दीजिएगा। और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज की संज्ञा दी गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकबर मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर पाया था, बाकी सब पे अधिकार किया था। और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। हमीदा बानो बेगम की गर्भ से हुआ था। अमरकोट में हुआ था, हमीदा बानो बेगम की गर्भ से हुआ था। इनकी मृत्यु 1605 में हुई थी। इनका मकबरा सिकंदराबाद में है। इसका मकबरा सिकंदराबाद में है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही एक धर्म है। दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? तो 1582 में चलाया था, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने जजिया कर कब खत्म किया था? ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर ने जजिया कर कब खत्म किया था? अकबर ने जजिया कर 1564 में, तीर्थ यात्रा कर 1564 में खत्म कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब खत्म कर दिया? तीर्थ यात्रा कर कब बंद कर दिया? 1563 में। इस पर कर लग रहा था, उसको बंद कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब अकबर महान था। अकबर इसलिए महान था क्योंकि सभी धर्मों को एक समान देखता था, भेदभाव नहीं करता था, तो अकबर महान था। इस सारा कार्य उनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दांडी। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के दांडी नामक स्थान से दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी कहाँ है? गुजरात में है। तुमसे पूछ देगा खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात में है। कहाँ पे खेड़ा? खेड़ा गुजरात में है। क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, ठीक है। क्या हुआ है? 12 मार्च। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 मील की दूरी तय करके, ठीक है, खेड़ा से दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इसी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से अथवा दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट कौन था बाबू? रॉलेट एक्ट कानून था 13 अप्रैल 1919 को बैसाख पूर्णिमा के दिन पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट कानून को लेकर एक सभा का किया गया आयोजन। उस सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दिया। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और क्या हुआ था? इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने गुस्से में आकर अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि कौन थी? केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। क्या कर दी? वापस कर दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड अथवा सर की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना। ध्यान दीजिएगा,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में बट गई थी, ध्यान दीजिएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ था। यह कानून क्या था? तो भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार को छीनने का पहली बार प्रयास किया गया और शक के आधार पर गिरफ्तार करके व्यक्ति को जेल में डालने का प्रयास किया गया ताकि वो किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बदनाम क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे? ध्यान दीजिएगा, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो यही था। यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक सिंधी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज 1922 में हुई थी। मतलब हड़प्पा के बाद दूसरा नगर खोजा जाने वाला कौन था? 1922 में यही खोजा गया था। किसने खोज किया था? 1922 में खोज हुआ था, राखल दास बनर्जी ने खोज किया था। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, सूती कपड़े का प्रमाण यहीं से मिला है, सूती कपड़े का प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। सर्वाधिक नर कंकाल यहीं से मिला है, सर्वाधिक नर कंकाल यहीं से मिला हुआ है। और औतल चक्की का प्रमाण यहीं से मिला है, औतल चक्की का प्रमाण यहीं से मिला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा स्नानागार का प्रमाण, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। ध्यान, सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1911 में हुआ था बाबू। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तुमको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है, एग्जाम का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बता दीजिए। हम भी तो देखे कौन कौन 10 नंबर क्वेश्चन तक भी पहुंच गया है पढ़ते पढ़ते। गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण 1911 में हुआ था, कहाँ है स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और इंडिया गेट कहाँ है? तुमसे ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया गेट कहाँ है। ठीक है, हम भी तो देखे कि इंडिया गेट कहाँ है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन मुगल बादशाह अ से आलमगीर अ से औरंगजेब? ध्यान दीजिएगा, अ से आलमगीर अ से औरंगजेब के नाम से जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट के तौर पे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछेगा? तो जहांगीर को सलीम छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो इनको सलीम के नाम से भी जानते हैं, जहांगीर को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते। और भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह था, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1920 में शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? महात्मा गांधी प्लस इनको, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को कहां पर बाबू, किस जेल में बंद कर दिया गया था? ऑपरेशन 0 आवर चलाकर आगा खां जेल में बंद कर दिया गया था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। सुबह सुबह ही क्या हुआ? सब किसी को जेल में ठूस दिया गया ताकि आंदोलन दबाया जा सके, ऐसा नहीं हो पाया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। करो मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा, डू या डाई का नारा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 लोग थे। अब बाबू इसका जो अध्यक्ष था वो उनका अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। हरिजन नामक पत्रिका तो महात्मा गांधी की। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? संविधान में निहित है। नहीं होगा तो जनता में निहित है, लेकिन जनता नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, हम तुमको बता दिए विशाल स्नानागार बोल देगा या अन्नागार बोल देगा। विशाल स्नानागार कह देगा, अन्नागार कह देगा, सूती कपड़ा का प्रमाण कह देगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कह देगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कह देगा। ठीक है, या नर कंकाल कह देगा। क्या कह देगा? नर कंकाल, सर्वाधिक मात्रा में नर कंकाल कह देगा। ये सब कहाँ से मिला था? ये मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में, ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जो बाद में चलकर बड़े बड़े राज्य के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। इन्हें ही महाजनपद के नाम से जाना जाता है। कुल 16 गो महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और बाबू कुल 16 गो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म की पुस्तक अगुंतर निकाय। अब एग्जामिनर तुमसे ऐसे अगुंतर निकाय, तुमसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। अगुंतर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। इनमें सबसे पहले 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें सबसे पावरफुल था मगध। कौन था? मगध था। यही तुमसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, सबसे पावरफुल कौन था? मगध था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? चाणक्य है, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है, जो एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो बाबू कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ध्यान दीजिएगा। इसकी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में रखा गया है और ये पुस्तक खुद अरबी भाषा में है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है। अब खुद सोच के देखो ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और मेगास्थनीज भी इनके दरबार में आया था, तो दोनों का संबंध किससे हो जाएगा? मौर्य वंश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख है? मतलब अशोक का अभिलेख, शिलालेख। दोस्तों अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं, कुल 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। इनका पहला शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, इनका 13वां जो शिलालेख था, ये 13वां शिलालेख में ही कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। कलिंग विजय अर्थात अकबर ने, क्या हुआ था? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, अशोक का जब राज्याभिषेक हुआ, उस राजा बनने के 8वें वर्ष बाद इन्होंने क्या कर दिया? 261 ईसा पूर्व में उड़ीसा के खारवेल के राजा, खारवेल का एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था खारवेल का राजा कलिंग बाबू उड़ीसा में स्थित है। कलिंग के राजा खारवेल के साथ इन्होंने एक युद्ध लड़ा। अब इस युद्ध में खारवेल की हार हो गई और इसे बाबू कलिंग विजय के नाम से जाना गया। लेकिन क्या हो गया था? कलिंग विजय में इतना अधिक नरसंहार हुआ, अशोक ने नरसंहार को देखते हुए कभी भी अर्थशस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और बौद्ध धर्म के स्वीकार करने के पश्चात युद्ध विजय को त्याग दिया। युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की शुरुआत की, अर्थात धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। महाधम्म पात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी। अकबर के दरबार का एक सबसे फेमस
फेमस राइटर रहता था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के शासन काल से संबंधित, अकबर के जीवन से संबंधित अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। और यह बाबू अकबरनामा को टोटल 3 भागों में लिखा था बाबू। इसका तीसरा खंड ही आइन ए अकबरी के नाम से जाना गया। इसका तीसरा भाग ही मतलब अकबरनामा का पहला भाग, दूसरा भाग नहीं, तीसरा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना गया। और आइन ए अकबरी को टोटल 5 वर्गों में रखा गया, 5 वर्गों में। अगला क्वेश्चन क्या है? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग, अब तुम खुद सोच के देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। औरंगजेब ने, अ से औरंगजेब, अ से आलमगीर, अपने जीवन का अंतिम भाग साउथ इंडिया में 1707 में बिताया। इनकी मृत्यु हो गई, साउथ इंडिया हो जाएगा, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास, मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों का सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक निर्माण किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ। तभी तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी दूसरी बीबी मुमताज महल नहीं, वो अजुर्मंद बानो बेगम की याद में, जिन्हें प्यार से, इतनी खूबसूरत थी वो मोहतरमा, इन्हें प्यार से वो मुमताज महल के नाम से बुलाता था। जब वो मर गई बेचारा, उनकी याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल बनवाया था। आज के जमाने में तुम सोच रहे हो ताजमहल बनवा दें? उससे पहले तुम देख ही रहे हो कितना सुसाइड का घटना घटी गया है। तो ताजमहल मत बनवाना, बयान वाले 60 करोड़ नहीं तुमसे 100 करोड़ मांगेगी, ताजमहलों मांग लेगी, ठीक है। तो ये था। आज तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि चित्रकला का सबसे अधिक विकास, हाँ सही बोले हैं। आज के जमाने में भलाई का जमाना नहीं है, ठीक है। आप ताजमहल बनवाओगे, ताजमहल छीन लिया जाएगा। महल बनवाओगे, तुमसे महल छीन लिया जाएगा। अभी तो देख ही रहे हो प्रेजेंट के हिसाब से सबसे अधिक डिवोर्स और डेथ की घटनाएं, सुसाइड की घटना, मतलब सुसाइड कर लेना काफी अभी मतलब चरम पे, ठीक है। घुटन सी महसूस होने लगी है आप समझ रहे हो ना क्या? तो यही है, जनरेशन काफी चेंज हो चुका है। एडजस्ट करना सबके बस की बात नहीं है, एडजस्ट हो जाना भी सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। और जो कहानी पीछे घट चुका है उसको प्रेजेंट में लाकर दोहराना भी ये कोई जड़ा उतावला वाला बात नहीं है। जो पीछे था वो छोड़ दीजिए, जो है उसको अपनाइए, अच्छे से अपनाइए, ठीक है। चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ था और स्थापत्य कला शाहजहां के काल में हुआ था। ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। चित्रकला भी पूछा, जहांगीर के समय सबसे अधिक फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ध्यान दीजिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, अजमेर में। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगर फतेहपुर सीकरी नहीं दिया, अकबर ने क्या किया था? गुजरात विजय, जब गुजरात को जीता था तो उसकी खुशी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो आगरा आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। विंसेंट स्मिथ को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था विंसेंट समुद्रगुप्त को। बाबू इसी के दरबार का दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन। कौन हुआ करता था? हरिसेन, जिसने क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त के शासन का वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और हर्षवर्धन के दरबार में वाण भट्ट नामक कवि रहा करता था, वाण भट्ट नामक कवि रहा करता था, जो हर्षवर्धन से संबंधित हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखा था। ये सारा क्वेश्चन फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा के, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण, महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्तूप का संबंध, अरे कुछ नहीं है स्तूप। बौद्ध धर्म के अनुसार स्तूपों को कुल 5 वर्गों में रखा गया था, स्तूपों को कुल 5 वर्गों में रखा गया था। स्तूप क्या था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या कर दिया?
इनकी अस्थियों को कई भागों में बांट दिया, इनकी अस्थियों को कई भागों में बांट दिया और उस पर अर्धवृत्ताकार रूप में गुंबदनुमा आकार का इस आकार का टीला बनवाया जिसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुसार टोटल 84,000 स्तूप बनवाया था। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक नामक ग्रंथ में है। तो जातक का भी संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से, बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन क्या है? अलबरूनी, अलबरूनी उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का निवासी था। तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है अलबरूनी कहाँ का निवासी था? अलबरूनी ख्वारिज्म का निवासी था। ख्वारिज्म के निवासी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करने वाला, सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? इतिहासकार अलबरूनी था। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद को, सॉरी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में भारत आया था। 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी पुस्तक किताब उल हिंद को, इसकी पुस्तक किताब उल हिंद, इसकी पुस्तक कौन है? किताब उल हिंद है। यह तहकीक ए हिंद है, तहकीक ए हिंद है जो अरबी भाषा में है और इन दोनों पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुपर 30 क्वेश्चन। इब्न बतूता, भाई साहब अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था पहली बार। इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। मोहम्मद, एम से मोहम्मद, बी से बिन, ती से तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे प्रभावित होकर इसको दिल्ली का काजी बना दिया था और इसकी पुस्तक किताब उल रहला है। इसकी पुस्तक कौन है? इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। काफी फेमस पुस्तक है, अरबी भाषा में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है, अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये था। वीडियो बाबू तुमको कैसा लगा बता दिया आज का सुपर 30 क्वेश्चन तुमको कैसा लगा? एक बार कमेंट कर देना, वीडियो देख लेना और इसको प्राप्त, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम चले जाना। बाबू तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो सही लगा बाबू, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।